हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम 27 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि सबसे पहले आपको कोई भी न्यूज़पेपर की जो टॉप खबरें हैं, ठीक है, 5 to 10, वो वेरी कर सकता है कि उस दिन न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आया है। बट पूरे पेपर को आपको 5 से 10 हेडलाइंस पे पता होना चाहिए कि आज के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो आर्टिकल है वो ऑब्वियसली आसियान की, आपको पता है मीटिंग चल रही है ना, आसियान देशों की। तो वो समिट के बारे में है कुआलालंपुर में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोदी जी वहां पे नहीं गए हैं, तो फिर भी उन्होंने वर्चुअली ऑन कैमरे पे क्या कहा है वो हम चीजें देखेंगे। दूसरा, ये बहुत पहले का इशू है, अगर आप देखोगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे एक इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका रिवीजन चल रहा है। और कर्नाटका में जो अलान उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी थी, उसमें बहुत सारा स्कैम पाया गया था। बोला था कि डेटा सेंटर वगैरह हायर हुए हैं, तो एक बार वो वाली न्यूज अपन देखेंगे। तीसरी न्यूज जो है वो बेसिकली इनकम सर्वे के ऊपर है, तो ये हम जानेंगे कि क्या होता है और पहले हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें देखेंगे। चौथा, एक शाहरुख खान की ना मूवी आई थी डंकी करके। और उसमें तापसी पन्नू भी थी। और उसमें वो बताते हैं कि कैसे लोग अपनी जो ड्रीम होती है यूके और यूएस में रहने की, तो कई बार क्या होता है, जो ये लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, वो भी जाना चाहते हैं, तो फिर वो कौन से रास्तों से वहां जाते हैं, कैसे अपनी लाइफ रहते हैं। और अभी इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो पांचवी न्यूज अगर आप देखोगे तो वो रिलेटेड है हमारी विमेन सेफ्टी से। और एक्चुअली विमेन सेफ्टी से नहीं है, आपको पता है कि बहुत सारे अभी कॉलेजेस में स्टूडेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, स्पेसिफिकली जेएनयू में, दिल्ली वाले, है ना। तो इस वजह से वहां पे कौन से इश्यूज आप देखोगे वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो यूनियन जो फाइट कर रहे हैं इलेक्शन, तो वो देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एक्चुअली न्यूज नहीं है, आप यहाँ पे देखोगे तो एक एडवर्टीजमेंट आया था, ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। तो ये हम जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि ये क्या होते हैं, इस बॉडी ने क्या क्या किया है और अभी क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट न्यूज अगर आप देखोगे तो बिहार के इलेक्शंस के ऊपर है। इस पे आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि आरएस 2020 जो 3 वाला मेंस हुआ था, है ना, जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन आया था डेमोग्राफी को लेके, जिसमें इलेक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटिकल डेमोग्राफी करके क्वेश्चन था। तो उसमें आपको ये बताना होता था कि कौन सी असेंबली है, कितने सीट्स मिल रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें। तो ऐसे ही आप देखोगे कि बिहार में भी आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है विमेन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली अगर हम वोटर बेस की बात करें और जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में। फिर हम नेक्स्ट न्यूज अगर देखेंगे तो ये बेसिकली उत्तराखंड के ऊपर है। आपको पता है हर कोई पहाड़ जाके बसना चाहता है। अब उत्तराखंड जो है उसमें टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, तो अब वो एक ग्रीन सेस लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये हम जानेंगे कि वो क्या होता है। साइक्लोन मोंटा हमने लास्ट क्लास यानी कल भी किया था, 26 अक्टूबर के एनालिसिस में। तो उसी से रिलेटेड एक दो न्यूज और देखेंगे। फिर एक आदिवासी महिला है, ठीक है, पूर्णिमा लिंडा करके। इन्होंने आप देखोगे भी मेडल्स जीते हैं, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल्स। ये एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो एक वर्ल्ड कुंफू चैंपियनशिप होती है, जिसको आप वुशु चैंपियनशिप के नाम से जानते थे पहले, उसमें ये मेडल्स जीते हैं। फिर अपन ने कल 26 अक्टूबर को एक न्यूज पढ़ी थी कि कैसे सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप एआई से कुछ कंटेंट जनरेट करते हो तो आपको बताना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड दो तीन अच्छे अच्छे लोगों ने उसके बारे में लिखा है। तो हम उससे रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर रूल से आपको क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है, अशोक गुलाटी जी ने लिखा है। अशोक गुलाटी जी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। जब हम डबलिंग द फार्मर इनकम, जब हम फार्मर्स की, ठीक है, अपने जो किसान भाई होते हैं, किसान भाई बहनों की, जब हम इनकम को डबल करने की बात करते हैं, तो अशोक गुलाटी जी का आप देखोगे उसमें, जैसे तो अशोक दलवाई समिति बनाई गई थी, लेकिन अशोक गुलाटी जी ने एग्रीकल्चर को लेके पहले भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो ये हम जानेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं इसमें एग्रीकल्चर के बारे में। फिर अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ भी रहे हैं पहले, तो आपको पता होगा। और ये G20 के शेरपा भी थे। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि अभी क्यों राइट टाइम है कि इंडिया को अपनी सिटीज को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, अभी इस पे फोकस करने का समय क्यों है, ठीक है। फिर एक आर्टिकल है जो सुरंजनी टंडन जी ने लिखा है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि ईयू अभी इतने पैराडॉक्स में फंसा है, ठीक है। एक तरफ यूएस के सैंक्शंस चल रहे हैं तो ईयू में भी दिक्कत आती है तेल पानी की, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि ईयू जो है उसके खुद के एनवायरमेंट रेगुलेशंस को लेके वो अलग अलग कुछ ना कुछ करता रहता है, जिस वजह से इंडिया चाइना मतलब बाकी कंट्रीज उसके साथ उनको नुकसान होता है। तो कैसे अब वो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ेगा, ठीक है।
तो मोस्टली आप देखोगे आज के न्यूज़पेपर में आपको यही न्यूज़ देखने को मिलेगी। और एक और है, वो आसियान से रिलेटेड ही है, वो जो हम पहला वाला न्यूज़ पढ़ेंगे उसी में मैं आपको बता दूंगी। वो ये है कि ये एक्चुअली आज की न्यूज़ नहीं है, ये पहले की न्यूज़ है। लेकिन अब फाइनली ईस्ट टिमोर, ठीक है, जिसको टिमोर लेस्टे के नाम से भी आप जानते हो, एक छोटा सा देश है पैसिफिक समुद्र, जो अपना पैसिफिक महासागर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, उसने अब फाइनली आसियान को ज्वाइन कर लिया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आसियान और आसियान के देशों के बारे में जानेंगे। और फिर एक कैंसर सेल से रिलेटेड एक साइंटिफिक रिसर्च आई थी, उसके बारे में आपको बस थोड़ा सा बताऊंगी, जितना आपको एक एस्पिरेंट के तौर पे पता होना चाहिए। तो इसके साथ ये हमारा मतलब ब्रीफ था कि हम आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या मेन हेडलाइंस हैं। लगभग 9 से 10 हेडलाइंस ही हैं मेन मेन। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल से शुरू करते हैं, जो है अपनी आशियान के बारे में। देखो, आशियान का अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो वो क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है, एक संगठन है, कौन से देशों का, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिणी पूर्वी नेशंस का, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें बेसिकली 10 देश आते हैं। ये संगठन कब बना था, 1967 में, ठीक है। 1967 में ये बेसिकली बैंकॉक डिक्लेरेशन है, वहां से बना था। और अगर आप ये देखोगे, अभी फाइनली आसियान एक और वजह से न्यूज में था कि अब ये 10 से 11 देश हो जाएंगे, मतलब 11 देश इस आसियान संगठन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि टिमोर लेस्टे, ठीक है, या फिर ईस्ट टिमोर ने अब इस संगठन को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, जैसे ये भारत है, ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ से जाओगे तो आपको पता है यहाँ पे म्यांमार आता है, फिर उसके नीचे आता है यहाँ पे थाईलैंड, फिर ये लाओस, ठीक है, यहाँ पे वियतनाम, ये कंबोडिया। ये सारे देश हैं जो आसियान का हिस्सा है, तो 5 तो ये हो गए। फिर यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये मलेशिया, या छोटा सा बिंदु सिंगापुर, यहाँ पे ये इंडोनेशिया, और ये फिलीपींस, और यहीं पे ब्रुनई इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गए 5 देश, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। तो 5 ये और 5 ये 10, प्लस अब आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया आता है ना नीचे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उसके ऊपर एक छोटा सा देश है ईस्ट तिमोर करके, जिसको टिमोर लेस्टे बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी अब आसियान का हिस्सा बना है। अब क्योंकि भाई हमने तिमोर लेस्टे की बात करी है, तो मैं आपको पहले ही वो आर्टिकल यहाँ से दिखा देती हूँ। देखो, टिमोर लेस्टे की अगर मैं बात करूँ तो पहले ये पोर्टुगीज, जो हमारे यहाँ पे भी आए थे ना 1498 में, वास्को द गामा, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये पोर्टुगीज की कॉलोनी हुआ करता था। और उसके बाद जब 1970s में इसको आजादी मिली, उसके बाद इंडोनेशिया ने इसको कब्जा लिया। तो इसको अगर आप देखोगे, प्रॉपर आजादी 2000 के आसपास मिली है, तो ज्यादा पुराना देश नहीं है। बट आप देखोगे इस देश में क्या है, 40% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है, ठीक है। यंग नेशन है, जैसे इंडिया बोलते हैं ना यंग नेशन है, वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे कि 66% पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 30 की उम्र से कम है, तो वेरी यूथफुल नेशन है ये। एंड ये अभी बोल रहे हैं कि हमें भी इसका आसियान का हिस्सा तो हम बने ही हैं। साथ में आपको पता होगा एक RCEP है, जिसको हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। देखो, ये चीजें ना आपके इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछी जाती है कि जैसे आपने RCEP का नाम सुना है, तो क्या है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसका फुल फॉर्म बताना होता है कि RCEP का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है, ये एक पार्टनरशिप है, किस किस तर्ज पे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, कैसी है, रीजनल है। तो ये किसके बीच में है? ये जो आसियान देश है और उसके 5 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाले मेंबर्स, मतलब आसियान का जो ये संगठन है, इसने बेसिकली जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मैंने बताया था ना आपको, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं। तो इन देशों और आसियान के बीच में ये एक पार्टनरशिप है। अब तिमोर लेस्टे क्योंकि आसियान को ज्वाइन करेगा, तो वो भी इसका RCEP का हिस्सा बन जाएगा। इंडिया ने, आपको याद होगा, ये बोलते हुए कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे मिल्क फार्मर्स और हमारी MSME अभी इसके लिए रेडी नहीं है, तो हमने RCEP ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, आसियान से रिलेटेड न्यूज जो थी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस आशिया कुआलालंपुर मलेशिया में जो ये समिट हो रही है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, तो ये हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमेशा से ये बोला है कि अगर जब भी हम पैसिफिक ओशन की बात करेंगे, या जब भी हम इंडो पैसिफिक की बात करेंगे, मतलब अपना भारत का महासागर भी और अपना प्रशांत महासागर भी, तो उसमें जो सेंट्रलिटी है वो हमेशा आसियान देशों की ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 2026 को हम इंडिया और आसियान का ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, यानी समुद्री क्षेत्रों में जो अपन लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, 2026 को उसका साल घोषित किया गया है। इसको ईयर ऑफ टूरिज्म भी घोषित किया गया है कि दोनों कंट्रीज मिलके
टूरिज्म को बढ़ावा देंगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो बार बार यही कर रहे हैं, जो 21वीं सदी है ना वो हमारी है। 21वीं सदी आसियान देशों की है, हम लोग यंग नेशंस हैं, हम लोगों के पास बहुत कुछ है डेवलपमेंट करने के लिए। और साथ में उन्होंने ये कहा कि भारत की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, आज विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है, और अगर हम भारत और आसियान के जो 11 देश हैं इनको जोड़ ले तो लगभग पूरे विश्व की एक चौथाई पॉपुलेशन हमारे हिस्से में ही रहती है। ठीक है, तो आज ये जो हिस्सा है आसियान नेशंस हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम विश्व के स्तर पर विकास और स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि 21वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी इंडिया और आसियान की है। जो आसियान, जैसे इंडिया का क्या है, विकसित भारत बनना है हमें 2047 तक, वैसे आसियान का भी एक विजन है, उनका कम्युनिटी विजन है 2045 तक का। ठीक है, और वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बात किया है कि कैसे एक दूसरे की सहायता करना, म्यूचुअल तरीके से ग्रो करना, स्टेबिलिटी लाना, प्रोस्पेरिटी लाना, ये बेसिकली हम दोनों कंट्रीज या आसियान का संगठन और इंडिया की कोशिश रहेगी। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे इंडिया आसियान जो है वो ट्रेड और गुड अग्रीमेंट पे भी बात कर रहे हैं कि कैसे उसको लागू किया जा सकता है। फिर आप देखोगे कि आसियान जो देश है ना, और वो भी समिट कहाँ पे हो रही है, मलेशिया कुआलालंपुर, ये मैं हर बार बोलती जा रही हूँ। तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि कैसे इंडिया जो है वो बहुत जरूरी है। आपको पता है अभी विश्व में चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाइज इकोनॉमी बनने जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल साउथ की हम वॉइस को बार बार रिप्रेजेंट करते हैं। और इंडिया की जो, ये भारत के अपन ने पढ़ा था ना कि 1992 में हम लुकीज लाए थे, और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमने उसको एक्ट ईस्ट में बदल दिया था। तो ये जो एक्ट ईस्ट की हमारी पॉलिसी है, ठीक है, कैसे ये आसियान को एक सेंट्रल पिलर देके चलती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कैसे इंडिया का जो विजन है कि समुन्द्र में जो ट्रेड होना चाहिए वो फ्री ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, ये आसियान के विजन के साथ मैच करता है। ठीक है, फिर ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो हमेशा से आसियान का दोस्त रहा है। कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी कुछ हानि होती है, सबसे पहले हम वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। ठीक है, साथ में दोनों ही, जैसे आसियान के देश हो गए और इंडिया हो गए, दोनों ही आप देखोगे साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, मैरीटाइम हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सभी क्षेत्रों में, क्लाइमेट चेंज में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। हमारे जो रिश्ते हैं वो आप देखोगे सिर्फ इकोनॉमिक रिश्ते नहीं है कि पैसे के लेन देन के रिश्ते नहीं है, बल्कि पीपल टू पीपल टाइज है। ठीक है, कल्चरल टाइज है। आपको पता है ना वहाँ पे तमिलियंस, आपको बुद्धिस्ट, ये बहुत सारे मिल जाएंगे, और वहां से बहुत सारे लोग बार बार इंडिया भी आते हैं क्योंकि हम बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि हम वैल्यू भी शेयर करते हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी हैं एक दूसरे के। तो और दोनों ही दोनों हम सब चाहते हैं कि भाई पूरे विश्व में फूड की सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, सप्लाई चेन का जो डिपेंडेंसी है सिर्फ चाइना के ऊपर वो खत्म हो, सप्लाई चेन हमारी रोबस्ट बने, रेजिलियंट बने, ताकि कोई भी एक देश उसको कंट्रोल ना कर पाए। जो भी करंट ग्लोबल चैलेंजेस हैं हम उनको साथ में मिलकर पूरा कर सके। तो इसलिए आप देखोगे कि काफी सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब उन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग को एड्रेस किया, आपको पता है कि वो गए नहीं है, बिहार में इलेक्शन है इसलिए वो आसियान समिट नहीं अटेंड किए हैं, बट उनको इनविटेशन था, उन्होंने वर्चुअली आप देखोगे ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करी, और उसमें काफी सारी चीजें कही। पहले तो उन्होंने बोला है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का प्लान बनाया जाएगा 2026 से 30 तक, और दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे। फिर मैंने आपको बताया क्या, इसको 2026 को एक तो मैरीटाइम कोऑपरेशन का साल घोषित किया है, और दूसरा ईयर ऑफ टूरिज्म। तीसरा आप देखोगे कि वो बोल रहे हैं आसियान इंडिया की एक डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, वो वापस से ऑर्गेनाइज करेंगे, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है ना डिफेंस वाली, तो वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। चौथा आप देखोगे हम लोग 400 लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगते हैं उसमें हेल्प कर सके। फिर उसके अलावा आप देखोगे कि एक सेंटर बनाया जाएगा स्टडीज का नालंदा में। ठीक है, आपको पता ही है क्योंकि बुद्धिज्म के लिंक्स हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे काफी सारे अनाउंसमेंट भी किए गए। ओके, आपसे कोई अनाउंसमेंट्स के बारे में कभी नहीं पूछेगा, या तो आपसे बेसिक्स पूछा जाएगा आसियान के बारे में, या फिर इंडिया आसियान के रिलेशनशिप के बारे में, जो दोनों ही चीजें हमने डिस्कस करी है। अब ये सेकंड चीज है, ये पुराना ही आर्टिकल है जो कंटिन्यू हो रहा है, कि कैसे जो अपने को पता लगा था ना कि काफी सारे जो वोटर्स होते हैं उनके नाम के लिए जो रिक्वेस्ट डालते हो कि इनका नाम डिलीट कर दिया जाए, तो अलान कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा गया था कि एक फ्रॉड हुआ है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे अभी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी कर्नाटका की नजर आ रहा है कि ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है जहां पे वोटर्स के नाम जानबूझ के हटवाए गए थे। ठीक है, तो ये आप अपने आप भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें आप कुछ और पढ़ाने के लिए है नहीं। तीसरा आर्टिकल जो है वो काफी अच्छा है, वो है इनकम सर्वे के बारे में।
इंडिया में ना अभी आप देखोगे तो इनकम का सर्वे नहीं होता। एक्चुअली हुआ क्या है, इनकम का सर्वे करने की बहुत बार कोशिश करी गई, बट इनकम होती सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ इनकम को छुपाने का एक ट्रेंड है, क्योंकि आपको लगता है कि ज्यादा आप बताओगे तो फिर कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इनकम सर्वे करने की पहले भी कोशिश करी गई है, 1940s में, 50s में, 60s में, 80s में, ठीक है। लेकिन कभी भी वो फ्रूटफुल नहीं रहा है, हमेशा गलत आपको उसमें जो नंबर्स आते हैं वो इतने गलत होते हैं। मुझे बताओ, आपके पास जितनी इनकम है, सपोज आपने 100 रुपए कमाए, तो उस 100 रुपए में से ही तो आप कुछ खर्चा करोगे और कुछ सेविंग करोगे। तो होता क्या है, जब भी इनकम सर्वे करवाया गया तो ये पाया गया कि लोगों ने अपनी इनकम उनके खर्चों और सेविंग से भी कम बताई है, जो कि गलत है ना। भाई अगर मैं 100 रुपए कमा रही हूँ, तो मैं 40 रुपए खर्च किया, 60 रुपए सेव किया, तो मेरी इनकम इस 100 से तो कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि 60 की मेरी सेविंग है और 40 मेरा खर्चा है। तो इसीलिए आप देखोगे अब पहली बार फिर से कोशिश की जाएगी एक अच्छा इनकम सर्वे करवाने की। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो ये काम करेगा। और वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक सर्वे, अभी ये ना उन्होंने एक ऐसे मतलब प्रिलिमिनरी सर्वे करवाया था, ये देखने के लिए कि कितने लोग सच में इंटरेस्टेड हैं ऐसा इनकम सर्वे करवाने में। तो उन्होंने कहा कि काफी सारे लोगों का इस बार पॉजिटिव आउटलुक आया है। 70% लोगों ने तो कहा है कि हाँ ये अच्छी चीज है, ये करनी चाहिए, ताकि पता लगे, है ना। हमारे यहाँ पे कंजम्पशन सर्वे होता है, पर अभी हाउस होल्ड इनकम सर्वे नहीं होता है। और वो ये बोल रहे हैं कि देखो, इस पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सर्वे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसका डेटा कभी निकाला नहीं जाता। ये कह दिया जाता है कि क्वालिटी इश्यूज है। तो इस बार भी लोग यही पूछ रहे हैं कि आप इतना सर्वे करोगे, टैक्स पेयर का पैसा खर्च करोगे, फिर उसके बाद आप वो रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं करते हो। तो ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसे ही फालतू के अनुमान नहीं लगाने चाहिए, वेट करना चाहिए कि एक्चुअली क्या होगा और क्या नहीं, ठीक है। अगले साल फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा, 2026 में, और 2027 में इसके रिजल्ट आ जाएंगे, ओके। फिर अब हम चलते हैं ये नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जिसने शाहरुख खान की डंकी मूवी देखी है उनको ये तो समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो उस डंकी मूवी में होता क्या है कि शाहरुख खान और तापसी पन्नू, ठीक है, एक बहुत ही छोटे मतलब ऐसे समझ लो कि पंजाब के कोई छोटे गांव से आते हैं। और वो बेसिकली ये सुनते हैं कि यूके में जो लोग रहते हैं, लंदन में जो लोग रह रहे हैं, वो कितने पॉश रह रहे हैं, वहाँ पे लाइफ कितनी अच्छी है। तो उनको भी वहां जाना होता है, बट उनके पास एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होता कि वो वहां पे कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके। तो वो बेसिकली फिर कैसे जाएंगे, तो घुसपैठियों की तरह, इलीगल माइग्रेंट्स की तरह। पर वो भी जाना ऐसे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर जंगलों के रास्तों से, ऐसे डेजर्ट के रास्तों से, रेगिस्तान से होते हुए, बीच में कई बार उनको जेल भी हो जाती है ना, शादी करनी पड़ती है, ऐसे कर करके फाइनली वो लंदन पहुंचते हैं, ठीक है। तो यही चीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोंकी रूट या फिर डंकी रूट, ठीक है। कि ये लीगल रूट नहीं है किसी भी दूसरे देश जाने का। तो अभी हुआ क्या है कि यूएस आपको पता है स्ट्रिक्ट हो रहा है, और सारे इलीगल जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वहां पे रह रहे हैं उनको वापस भेज रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ऐसा बोला जा रहा है कि अभी हरियाणा, पंजाब, गुजरात से बहुत सारे लोगों को डंकी रूट से जो आए थे, है ना, जिनके एजेंट्स ने 30-30, 40-40 लाख, उसके लिए लोगों ने जमीनें बेच दी थी, ज्वेलरी बेच दी थी कि हमारे बच्चे वहां चले जाए बाहर, उनकी लाइफ सुधर जाएगी, है ना। तो उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये मतलब अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे इस पे हमारे देश को भी कुछ काम करना चाहिए कि लोग अपनी पूरी जमा की हुई पूंजी ऐसी चीजों पे खर्च ना करें जिसका आगे कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। वो बेसिकली है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जेएनयू वगैरह में भी इलेक्शंस ड्यू हैं। कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें अगर आप अपने दोस्तों से पूछोगे तो ऐसे ही रैंडमली, सपोज करो अभी जेएनयू के इलेक्शंस आपके इंटरव्यू के टाइम पे ही हैं, तो आपसे जस्ट आपकी वो होता है ना क्यूरियोसिटी चेक करने के लिए, नॉलेज चेक करने के लिए आपसे ये पूछ लेंगे कि यार ये बताना कि आपको पता है कि वहाँ पे कौन सी दो स्टूडेंट यूनियन है जो आपस में फाइट कर रहे हैं। तो बस नाम पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे एबीवीपी हो गया, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट हो गया। तो ऐसे एक दो नाम पता होने चाहिए कि आप वहां पे बोल पाओ, क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कि आप कितने चीजों को लेके कॉन्शियस हो, ठीक है। दूसरी चीज, कौन से इश्यूज है जिसपे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस लड़ते हैं, कि भाई ऑब्वियसली कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने की फैसिलिटीज, पानी पीने की फैसिलिटीज, टॉयलेट फैसिलिटीज हो गया, वुमेन की सेफ्टी वगैरह हो गया, हॉस्टल में आप देखोगे कुछ खाने वाने का इशू हो रहा है ना। तो इन्हीं सब चीजों को, या फिर पॉश कमेटी नहीं बनी है आपके कॉलेज में, है ना, वो ढंग से काम नहीं कर रही है, ओवरसाइट कमेटी नहीं है। तो इन चीजों को लेके आप देखोगे इलेक्शंस जनरली लड़े जाते हैं स्टूडेंट लेवल पे। फिर हम आते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल नहीं है, मैं पहले ही कह रही हूँ, ये बेसिकली इनफैक्ट एक एडवर्टीजमेंट था, पर जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जो भी आपसे रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ भी आर्टिकल है तो वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी। तो ये आर्टिकल नहीं है, बेसिकली ये एक एडवर्टीजमेंट आया था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। और
बेसिकली आपने सुना होगा कि गंगा पे एक क्रूज चलता है ना। क्रूज मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा जहाज जिसमें रहने पीने खाने सोने की व्यवस्था होती है, गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, डांस वगैरह होता है ना। तो बेसिकली 3-4 दिन मस्ती मौत से आप उस जहाज में वो गंगा पे चलते रहते हो, है ना, और फिर वापस घूम के आ जाते हो। तो ये जो क्रूज चलाता है, ठीक है, ये जो क्रूज चलाने की व्यवस्था है, ये कहाँ से आती है? ये एक इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये वाली, ये देख रहे हो। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका गठन 1986 में हुआ था, एक एक्ट के तहत। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, जो अपने जल वाले आते हैं ना, शिपिंग और वाटरवेज, उसके अंदर आती है। और आप देखोगे कि ये ही है जो मतलब अपने यहाँ पे जो नदियां वगैरह होती है ना, उस पे प्रॉपरली आपको जहाज वगैरह चलाने हैं। जल मार्गों का, जिसको अपन जल मार्ग बोलते हैं, आपको पता है, एक तो सड़कें हो गई जहाँ से, सपोज करो, इसको ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे देखो कि आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, या तो सड़क से भेज सकते हो, या हवाई जहाज से भेज सकते हो, ठीक है, या रेलवे से भेज सकते हो, ट्रेन से, या फिर आप अगर इन दोनों के जगहों के बीच में कोई नदी बहती है तो उस नदी पे जहाज के थ्रू भेज सकते हो। एक तो होता है हमारे कोस्टल एरिया, ठीक है, ये तटीय इलाके जो अपने समुद्र से टच करते हैं। एक तो जो पानी वाले जहाज होते हैं वो यहाँ चलते हैं, और एक पानी वाले जो जहाज होते हैं ना, वो चलते हैं हमारी नदियों में, जैसे गंगा, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्रा, है ना, यहाँ पे। तो इन नदियों में भी जहाज चलते हैं। हमें जहाज से सामान पहुंचाने की या लोग पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे एक तो चीप तरीका है, सबसे सस्ता होता है ये, ठीक है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता पानी का, पानी का सबसे कम फ्रिक्शन होता है। दूसरा, सबसे कम पॉल्यूटिंग है, तो अपना पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, एमिशन होते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप देखोगे कि एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है इसकी। इससे जो रोड और रेलवे में जो इतना ज्यादा ट्रैफिक का कंजेशन हो रखा है, वो भी कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से आप देखोगे। अब एक तो होता है ये कोस्टल वाटरवे, जो अपन एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक देश से दूसरे देश में सामान जब पहुंचाना होता है तो यूज करते हैं। और एक होता है हमारा इनलैंड वाटरवे। इनलैंड का मतलब क्या होता है? देश के भीतर। तो देश के भीतर मतलब जो हमारी नदियां वगैरह चल रही हैं, उन पे जब आप जहाज चलाते हो तो उसको इनलैंड वाटरवे बोलते हैं। और उसको संभालने वाली बॉडी कौन सी है? तो वो हो जाएगी, जैसे अपने नेशनल हाईवेज को कौन देखता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। वैसे आप देखोगे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसको देती है? अपने जो इनलैंड अपने वाटरवेज होते हैं उनको, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इंडिया में कितने वाटरवेज हैं? 111। पहले 5 थे, अब उसमें 106 और जोड़ दिए गए हैं। इसमें से 32 पे या तो काम चल रहा है या बन चुके हैं। जैसे आप देखोगे गंगा वाला स्ट्रेच जो है वो बन चुका है, उसमें तो क्रूज वगैरह भी चलाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यमुना में भी एक क्रूज चलाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पहली बात तो इसका बजट भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि सरकार को रियलाइज हुआ कि एक अच्छा तरीका है सामान को इधर से उधर करने का, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत सारे वो लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बनाए जा रहे हैं, जेट्टी बनाई जा रही है, जहाँ पे आपकी जो जहाज वगैरह होते हैं उनको रोका जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे आपका पूरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत ढांचा है, वो बनाया जाएगा, ठीक है। फिर साथ में आप देखोगे जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है? गंगा, वाराणसी से लेकर हल्दिया तक का, ठीक है, उनके बीच में क्रूज चलाया जा रहा है, उसको जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट बोलते हैं। और क्रूज तो नहीं, इनफैक्ट एक जहाज चलाया जा रहा है, जिससे आप सामान वाराणसी से हल्दिया के बीच में भी अगर कोई शहर आते हैं तो वहां पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपने टर्मिनल भी बनाया, जैसे एयरपोर्ट का टर्मिनल होता है, वैसे जहाज का भी टर्मिनल होता है। वो कहाँ का बना है? वाराणसी में बना है, कलूघाट में बना है, हल्दिया में बना है, और साहिबगंज में बना है। अब आपको पता है कि जैसे गोवा वगैरह में क्या होता है कि इंसान, वो छोटी छोटी बोट्स होती है, उस पे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल और खुद, है ना, जा सकता है इधर से उधर। वैसी सर्विसेज आप देखोगे यहाँ पे भी शुरू करने की बात की जा रही है, जिसको हम लोग रोरो और रो पैक्स सर्विसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोरो और रो पैक्स, ठीक है। फिर आप देखोगे ऑब्वियसली कोई भी काम सरकार अकेले कभी नहीं करती, और प्राइवेट इतना खर्चा करेगा नहीं, तो दोनों की साझेदारी से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये काम किया जा रहा है। फिर साथ में आप देखोगे कि अब, अभी तो ट्रैफिक सड़क पे था, फिर आप देखोगे रेल की पटरी पे हुआ, है ना। अब अपन एयर टैक्सी से एयर में भी ट्रैफिक कर रहे हैं। तो अब जब जहाज ले आओगे तो जहाज का भी ट्रैफिक होगा। तो उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आपने क्या करा है? एक नौ दर्शिका, जिसको अपन लोग नेशनल रिवर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो अपन ने लाया है, ताकि हम प्रॉपरली यहाँ पे जो ट्रैफिक हो रहा है, चाहे कार्गो का हो चाहे लोगों का, दोनों को ढंग से मैनेज कर सके। इनफैक्ट इंडिया का ये टारगेट है कि 2047 तक हम 500 मिलियन मेट्रिक टन, 500 मेट्रिक टन, मिलियन नहीं, 500 मेट्रिक टन पर आना, मतलब एक साल में 500 मेट्रिक टन का सामान हम इस इनलैंड वाटरवेज के थ्रू भेजें, ठीक है। अभी लगभग हम सिर्फ 145 ही भेज रहे हैं, तो आपको लगभग 3 गुना से ज्यादा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे
हम लोग इंडिया आपको पता ही है कि 2070 तक नेट जीरो का टारगेट कर रहा है, कि जितना हम एमिशन करेंगे उतना ही हम वापस भी ले लेंगे। तो हम लोग नेट अगर आप देखोगे तो प्रदूषण कुछ भी ऐड नहीं करेंगे अपने पर्यावरण में। तो इसके लिए ऑब्वियसली आप हरित नौका इनिशिएटिव लाए हो, कि हमारी जो नौका है, हमारी जो बोट्स हैं, वो भी कैसी होंगी, ग्रीन एनर्जी से चलेंगी, या तो इलेक्ट्रिक होगी या हाइब्रिड होगी या फिर हाइड्रोजन वगैरह, ये सारे फ्यूल को यूज करेगी। फिर डिजिटाइजेशन बहुत ही जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे पोर्टल वगैरह बनाए जाएंगे जहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। कोई भी चीज को तभी चला पाओगे जब आपके पास प्रॉपर ऑपरेटर्स, बिल्डर्स है ना, और प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। बट ऑब्वियसली हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि वहां पे कुछ ना कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर तो अभी तक सारे 111 के 111 जो वाटरवेज हैं वो बन जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है? पैसे का। प्रॉब्लम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाता टाइमली। प्रॉब्लम क्या है? कि रिवर में हर समय पानी नहीं रहता। कुछ रिवर जो होती है, कुछ नदियां जो होती है सीजनल होती हैं, तो अगर उनमें पानी नहीं रहेगा तो क्रूज कैसे चलेगा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम होती है फ्लीट की, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार की पॉलिसी इतनी बार चेंज होती है, तो बहुत सारे लोग आप देखोगे नौका वगैरह की फ्लीट बनाते नहीं है। तो कैसे उनको एनकरेज किया जाए कि वो भी ये काम करें, ठीक है। तो और ये और चीज याद रखना कि हमारे यहाँ पे एक क्रूज चलता है जिसका नाम है एमवी गंगा विलास, ठीक है। इसने अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है कि वर्ल्ड का सबसे लंबा क्रूज है ये। क्योंकि ये आप देखोगे गंगा की जो नदी है वो 3200 किलोमीटर मतलब बहती है इंडिया में। तो ये क्रूज उस लंबी स्ट्रेच को कवर करता है। 27 नदियां का रिवर सिस्टम जो है वो इसके थ्रू जाता है, इसलिए आप देखोगे इसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम भी आया था। ओके। फिर जैसा कि बिहार में असेंबली इलेक्शंस ड्यू हैं, तो बिहार बीइंग बिहार, वहां पे काफी आप देखोगे, अभी तो न्यूज में है ही वैसे ही। वहां पे एक अच्छी चीज आपको जो बिहार में देखने को मिलेगी, और जिसके लिए आई थिंक नीतीश कुमार जी को क्रेडिट भी दिया जाता है, वो है विमेन का, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है उन्होंने स्टेट की पॉलिटिक्स में वो जबरदस्त बढ़ाया है। पहले लालू जी ने भी बढ़ाया, आपको पता है कि राबड़ी देवी जो उनकी वाइफ थी, मतलब वो चीफ मिनिस्टर भी रही थी। और इनफैक्ट आप देखोगे बिहार आई थिंक वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जहाँ पे विमेन का जो टर्न आउट रेशियो होता है, कि भाई कितनी महिलाएं आके एक्चुअली में वोट करके गई, वो मेल से, मर्दों से ज्यादा है। तो अगर जैसे आप इसका ही देखोगे कि 2020 में 60% महिलाएं आई थी वोट करने, तो सिर्फ 54% ही मेल्स आए थे। वहीं अगर आप देखोगे यही चीज आपको पहले, उसके पहले 2015 के इलेक्शन में भी देखने को मिली। महिलाएं 60% थी तो पुरुष से 53% थे, और 2010 में भी यही था। तो आप ये कह सकते हो कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वोट में, वोट देने में, वो बढ़ रहा है। बट क्या इसका मतलब ये है क्या कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा एज अ कैंडिडेट कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, और अगर वो कंटेस्ट कर भी रही है इलेक्शन, तो क्या वो जीत के आ रही है? बिल्कुल नहीं। और ये चीज आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। जित महिलाएं कंटेस्ट तो कर रही है इलेक्शन, लेकिन जीत के सीट नहीं ला पा रही है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वोट तो कर रही हैं, लेकिन कैंडिडेट भी ज्यादा नहीं बनती हैं और ज्यादा जीत भी नहीं पाती है। तो ये एक चीज है जो आपको देखने को मिलेगी। ये आई थिंक सारी स्टेट्स में कॉमन है, राजस्थान में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। जो आपका पॉलिटिकल डेमोग्राफी वाला चैप्टर नहीं पढ़ते आप मेंस के दौरान पे, तो वहां पे ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। फिर आते हैं हम उत्तराखंड के ऊपर। आपको पता है कि पिछले कुछ 3-4 सालों में वैसे भी एक तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है ये सारी हिमालयन स्टेट्स में, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल। और हर कोई आजकल थोड़ा भी फ्री होता है तो चलो उत्तराखंड या हिमाचल चलते हैं, चलो पहाड़ चलते हैं। इस वजह से क्या हो गया है कि जहाँ पहाड़ों में पहले शायद 3-4 करोड़ ही लोग जाते थे, आप देखोगे पिछली बार एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि 12 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया था सिर्फ विंटर विंटर के सीजन में, मतलब एक सीजन में, इन हिमालयन रीजन्स को। और क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है ना, इतना धड़ाके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हुआ, स्लोप का ध्यान रखा नहीं गया, पेड़ काट दिए गए, तो आपको पता है इस साल क्या तबाही और त्राही त्राही मची थी। तो उत्तराखंड ने क्या किया है इस बार, ये वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में लगभग 23 करोड़ लोगों ने उत्तराखंड विजिट किया, तो अब वो ग्रीन सेस लगाने वाले हैं। पहली बात तो हम समझेंगे कि ये सेस क्या होता है, और फिर इसमें ग्रीन सेस क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो, सेस क्या होता है, आपको ये पता है कि पहली, देखो 3 चीजें हैं, एक होता है टैक्स, ठीक है। अरे इसको क्या हो गया, एक होता है टैक्स, एक होता है सेस, और एक होता है सरचार्ज। इसको याद करना हमेशा, टीसीएस, टीसीएस कंपनी है ना अपनी टाटा वाली, तो वैसे याद करना, टैक्स, सेस और सरचार्ज। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज बेसिकली सरकार का अधिकार होता है। मतलब आप जब बिजनेस करते हो तो सरकार आपके साथ उस बिजनेस में भागीदार होता है, तो कुछ हिस्सा आप सरकार को देते हो ताकि सरकार आपके लिए सड़कें, हवा, पानी, ये सारी चीजों का बंदोबस्त कर सके। तो ये तो कंपल्सरीली हर किसी को पे करना होता है। अब ऑब्वियसली कई जो होते हैं प्रत्यक्ष टैक्स होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम पे लगाया जाता है, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो अपन अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जो बेसिकली
अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। पर पॉइंट ये है कि टैक्स जो होता है वो सरकार का एक तरीके से हक होता है। सेस क्या होता है? सेस एक ऐसा समझो कि थोड़े टाइम के लिए लगाए जाने वाला कर जैसी कोई चीज जो सरकार लगाती है ताकि वो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। जैसे आपने स्वच्छ भारत सेस का नाम सुना होगा, ठीक है? जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें अपने को फंड इकट्ठा करने के लिए लगाया गया था, 3-4 साल के लिए लगाया, पैसा आ गया, उससे खर्च कर लिया, जो जिस काम के लिए हमने लिया था तो वो बंद कर दिया गया। वैसे ही आपने एक एजुकेशन सेस सुना होगा कि जो एजुकेशन स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम आता है वो पैसा इकट्ठा करने के लिए होता है। वैसे ही आपने पेट्रोल सेस सुना होगा या फिर रोड सेस सुना होगा, रोड को डेवलप करने के लिए। तो ये क्या होता है, कोई पर्टिकुलर काम के लिए मतलब कर लगाया जाता है थोड़े टाइम के लिए। ये चीजें आपको स्पेसिफिकली क्लियर होनी चाहिए, और ये इंटरव्यू में एटलीस्ट आईएएस के इंटरव्यूज में तो ये बहुत बार पूछी गई है ना? तो अपन ऐसे रिस्की क्यों ले, क्योंकि आरएएस में भी कभी ना कभी पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है। अगर आप पुरानी ट्रांसक्रिप्ट देखोगे तो एक बंदा आई थिंक जो शायद जीएसटी से थे, हाँ, तो उनसे पूछा गया था टैक्स और सरचार्ज में फर्क क्या होता है, ठीक है? तो टैक्स, सेस और सरचार्ज। टैक्स हमने देख लिया, सेस हमने देख लिया, कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से आएगा, कुछ समय तक के लिए आता है, और जो सरकार इसको स्टेट भी लगा सकती है और सेंटर भी लगा सकती है। जैसे उत्तराखंड जो लगाएगी वो स्टेट सेस है, सेंटर ने लगाया था रोड सेस हो गया और बाकी सारे सेस हो गए, ठीक है? तो वो सेंटर के फंड में जाएगा और ये स्टेट के फंड में जाएगा। और फिर होता है आपका एक सरचार्ज। सरचार्ज जनरली क्या होता है कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जैसे जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर, 50 लाख से ऊपर होती है, तो उनकी इनकम का आप थोड़ा सा और हिस्सा टैक्स का लेते हो। मतलब वो 30% टैक्स तो भर ही रहे हैं जो हाईएस्ट स्लैब है, लेकिन उसके अलावा भी आप बोलते हो कि आप 10% और भरोगे, क्योंकि आप बहुत उच्चतम पैसा कमा रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ ज्यादा बढ़ती है। तो उसको बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज को भी हम क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन टैक्स। ऑलरेडी टैक्स भरा और उस टैक्स के ऊपर आप थोड़ा सा 10% टैक्स और दोगे, क्योंकि आप उतने हाई लेवल इनकम के ब्रैकेट में आते हो। तो उत्तराखंड अभी क्या कर रहा है? ग्रीन सेस लगा रहा है। ग्रीन सेस का मतलब क्या होता है? वो सेस जो किसी ग्रीन कारण के ऊपर लगाया जा रहा है, एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से कम करने के लिए, वेस्ट को मैनेज करने के लिए, है ना, अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए। तो उस जो जो अपने पर्यावरण को अच्छा बनाए, तो ऐसी चीजों को अपन बोलते हैं ग्रीन सेस। तो उत्तराखंड भी ये बोल रहा है कि वो लोग ग्रीन सेस लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? सबसे पहली बात तो ये सेस किस पे लगेगा, है ना? तो सेस जो व्हीकल्स बाहर से उत्तराखंड में आते हैं ना घूमने के लिए, जो अपनी अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, जो बाहर की गाड़ियां हैं, उन पे लगाया जाएगा, क्योंकि वो प्रदूषण करती हैं, वो डस्ट वगैरह करती है, कंस्ट्रक्शन होता है उस वजह से। तो वहां से फिर जो पैसा आएगा, तो लगभग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ का पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे फिर वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, है ना, फैसिलिटीज वगैरह दे सकते हैं, ट्रैफिक को ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी उससे बहुत सारी चीजें करेंगे। देखो, पैसा आएगा तो यूज तो हम कर लेंगे, पहले पैसा तो आए, ठीक है? फिर साइक्लोन मोंटा को लेके न्यूज है। ये अभी हम आज फिर से नहीं पढ़ेंगे, ये हमने कल देख ली थी कि साइक्लोन मोंटा जो है वो बोला जा रहा है कि भाई सीवियर साइक्लोन है, आंध्र प्रदेश को हिट कर सकता है। वार्निंग्स वगैरह आईएमडी ने पहले ही दे दी है, आपको पता होना चाहिए। ये तो आई थिंक यूपीएससी में पूछा भी गया था। कलर्ड कोडेड वार्निंग्स, ठीक है? जैसे इसमें जो वार्निंग्स होती है वो ग्रीन होती है, येलो होती है, ऑरेंज होती है, रेड होती है। ग्रीन का मतलब क्या है कि मतलब सब कुछ सेफ है, ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। येलो का मतलब क्या होता है कि भाई थोड़ा सा अलर्ट रहना, जैसे अपना सिग्नल होता है ना येलो पे, अपन अलर्ट रहते हैं कि कभी भी हरी हो सकती है, वैसे ही। ऑरेंज का मतलब क्या है कि हाँ साइक्लोन डेवलप हुआ है, और आपको मतलब जल्दी जल्दी सूचित किया जाएगा और आपको प्रिपेयर्ड रहना है कोई भी इमरजेंसी के लिए। और रेड मतलब तो खतरा, हमेशा डेंजर, ठीक है? तो ऐसे आप देखोगे प्रॉपर लाउड स्पीकर लगा के लोगों को बताया जाता है। आपको पता है आजकल तो आपके पास एनडीएमए की जो वार्निंग होती है कि आपके इलाके में आज भारी वर्षा होगी, ये सारी चीजें आपको मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू भी आती हैं। तो अब आप देखोगे सरकार काफी एडवांस हो गई है। तो मतलब, और ये साइक्लोन जो है वही यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आया है, और फिर वो लैंडफॉल जो लेगा वो आंध्रा और तमिलनाडु के कोस्ट पे लेगा, ठीक है? फिर आते हैं हम एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के ऊपर, जिससे आपको प्रेरणा मिल सकती है। और जैसे हम लोग रोते रहते हैं कि हमारा ये एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप यहाँ पे रियलाइज करोगे कि लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव करके भी नौकरी पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये जो हम कहानी सुनेंगे आज वो है पूर्णिमा लिंडा की। ये पहले भी बहुत सारे मेडल जीत चुकी है। इनफैक्ट अभी इन्होंने वापस एक चाइना में एक वुशु करके, वहां का जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट होता है, जैसे आपने मलकम्ब का नाम सुना होगा जो इंडिया में है ना? अपन ने कलारी पट्टू का नाम सुना होगा। तो वैसे ही आप देखोगे चाइना का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट होता है वुशु, ठीक है, जिसको हम लोग कुंफू के नाम से भी जानते हैं। वो कुंफू पांडा मूवी नहीं देखी क्या? उसमें वो ऐसे हाथ वाथ चलाता है और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बोलता है, वही वाला स्पोर्ट, ठीक है? तो उस कुंफू चैंपियनशिप में आप देखोगे पूर्णिमा लिंडा ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। और वो बेसिकली झारखंड के एक आदिवासी है, उरायन ट्राइब, ठीक है? उस उरावन ट्राइब से बिलोंग करती हैं।
इनके पास पैसे भी नहीं थे, इन्होंने बेसिकली दोस्तों, फैमिली, अपने ट्राइब के लोगों से मांग मूंग के 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करे ताकि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके, और उन्होंने वहां पे बेहतरीन प्रदर्शन किया। बट आपको रियलाइज होगा कि इन्होंने पहले भी मेडल जीते हैं, आज इनकी घर की कंडीशन इतनी खराब है कि इनकी मम्मी सिर्फ 4,000 रुपए कमाती है, वो आंगनबाड़ी के वर्कर है इसलिए, और पापा की हेल्थ खराब है। आज तक इनको कोई सरकारी जॉब नहीं मिली है, कोई जॉब का ऑफर नहीं आया है। जब ये मेडल जीत के भी लाई तो वो यही कह रही थी कि उनको उस लेवल का सम्मान नहीं मिला जो एक क्रिकेटर या किसी और को मिलता है। इनफैक्ट उनको सिर्फ एक एमएलए ने डिनर के लिए बुलाया, वहां पे शॉल वगैरह दी, इनको कोई सरकारी जमीन का आवंटन वगैरह नहीं हुआ जो बाकी आप देखोगे स्पोर्ट्स में किया जाता है। तो वही ये बता रही है कि इतना अच्छा स्पोर्ट्स खेलने के बावजूद भी इनकी घर की कंडीशन नहीं सुधरी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे स्पोर्ट्स एज अ करियर ऑप्शन कोई क्यों ही लेगा जब आपको पता है कि आगे उसमें इतने सारे चैलेंजेस हैं। ओके, तो वहां पे जब भी कोई स्पोर्ट्स एरिया से आता है या स्पोर्ट्स खेलने में रुचि रखता है, तो वहां पे आप इन चीजों का एग्जाम्पल जरूर दिया करो। तो इनका नाम जरूर याद रखना, पूर्णिमा लिंडा। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, एडिटोरियल की तरफ, जो बेसिकली बता रहा है कि क्यों सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि हम एआई पे, जो उन्होंने रेगुलेशंस लाए हैं कि हम आईटी रूल्स को चेंज करेंगे और रेगुलेशन लाएंगे कि कोई भी अगर एआई से जनरेटेड कोई कंटेंट बना रहा है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेज हो, तो 10% जो होता है उस इमेज का, या 10% टाइम जो होता है उस ऑडियो वीडियो का, वो इसमें जाएगा बताने में कि भाई ये हमने आर्टिफिशियली जनरेट किया है, ये एक सिंथेटिक कंटेंट है, हम सारी गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई गई है। उसमें उस कंपनी का भी नाम होगा जिसने जनरेट किया है कंटेंट। उस कंपनी को अपने पास ये डेटा भी रखना होगा ताकि फ्यूचर में कभी भी वो कंटेंट मांगा जा सके वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें ये भी था कि अगर आप कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करेगी तो जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिलता है उसको, जिसके बारे में हमने पहले भी इंडियन एक्सप्रेस का जब डिस्कशन कर रहे थे तब मैंने बताया था कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है। और ये बाय द वे इस साल 2-3 लोगों से पूछा भी था इंटरव्यू में, जो 2023 के इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे, है ना, अभी जिसका रिजल्ट भी आया है। तो उस इंटरव्यू में अगर आप देखोगे ट्रांसक्रिप्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत से लोगों से पूछा गया था कि सेफ हार्बर क्या होता है। तो पुराने इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस जरूर देखना, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर ये कंपनीज नहीं फॉलो करेंगी तो उनका सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है वो चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एडिटोरियल का पीस जिन्होंने लिखा है उन्होंने बताया है कि कैसे कि ये कदम है राइट डायरेक्शन में, क्योंकि इससे आप प्लेटफॉर्म्स को बोल रहे हो कि आप रिस्पॉन्सिबली, आप देखो प्रॉब्लम क्या है अभी एआई की, एआई में ना ट्रस्ट नहीं रहा। एआई अब रियलिटी से खेल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया में तो क्या था कि लोग अपनी बस इमेजेस डालते थे, एआई तो इमेजेस जनरेट करना है। रश्मिका मंदाना का डीप फेक कर दिया, ठीक है, आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि उसमें से असलियत क्या है, नकलियत क्या है। आपको पता है कितने सारे एक्टर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहाँ पे ये जो पॉर्न वगैरह होता है उसमें बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनका चेहरा लगा देते हैं किसी की भी बॉडी के ऊपर। तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, लोगों की इमेज के साथ, लोगों की डिग्निटी के साथ खेल रहे हो। तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। आपको पता है इलेक्शंस में भी, बिहार के इलेक्शंस में भी एआई से जनरेटेड कंटेंट कितना जल्दी यूज हुआ है, इंटरनेट इतनी तेजी से फैल रहा है। एआई के जो सॉफ्टवेयर होते हैं चैट जीपीटी वगैरह, आपसे कोई पैसा मांगते ही नहीं है, आप फ्री में वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो या फिर बहुत कम दामों में। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को एआई के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए थी वो आई नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे जैसे जेमिनी गूगल का एक वर्जन है, ग्रॉक जो है वो पता है आपको एक्स एआई ने डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं आप एआई जो है, देखो हर चीज जो होती है ना, कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है वो डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। डबल एजेड स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, दो पहलू, उसके कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो एआई के अपने फायदे हैं कि आप इसको इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हो, है ना, प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट को समझना है उसके लिए यूज कर सकते हो, अपने जो मंडेन काम होते हैं पीपीटी वगैरह बनाना, वो सारे काम इससे कर सकते हो। लेकिन फिर इससे नुकसान भी, आप डीप फेक बना रहे हो, लोगों की पर्सनालिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी डिग्निटी से खेल रहे हो, है ना। तो वो सारी चीजों को फिर कंट्रोल करने के लिए सरकार को रेगुलेशन भी लाना पड़ता है। तो इसी से रिलेटेड एक ये वाला आर्टिकल और है, ठीक है, जो मनीष महेश्वरी जी ने लिखा है। वो ट्विटर के एक्चुअली पुराने इंडिया के हेड थे, तो काफी बड़ी पोस्ट हो गई। उन्होंने बेसिकली ये लिखा था कि अभी के दुनिया में एआई जो है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब एजेंडा लेके बैठा है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, उन्होंने ये बोला था कि ये जो आप एआई से मीडिया को जनरेट जो करते हो, ठीक है, तो अभी होता क्या है कि कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो समाज के इम्यून सिस्टम को चेक करती है कि हमारा समाज कितने हद तक किसी नई टेक्नोलॉजी को झेल पाएगा। और फिर अगर नहीं झेल पाया तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे ताकि वो टेक्नोलॉजी और समाज एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर पाए। तो वो यही बता रहे हैं, जैसे एआई से बहुत सारे बिजनेसेस को फायदा होता है कि वो
एक लैंग्वेज में ऐड बना के मल्टीपल लैंग्वेजेस को एआई से कन्वर्ट कर देते हैं। एक फिल्म मेकर जो है, हो सकता है उसका कोई बीच में शॉट मिस हो गया तो वो वापस जनरेट कर सकता है, ठीक है। बट उसी से आप देखोगे इलेक्शंस को रिग किया जा रहा है, वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है, उल्टे सीधे आप देखोगे वीडियोस बना के लोगों में भड़काऊ भाषण भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मनीष महेश्वरी जी, जो खुद आप देखोगे ट्विटर इंडिया के पहले हेड रह चुके हैं, वो यही बोल रहे हैं कि हमें बेसिकली 3 पिलर पे इस पूरी अप्रोच को रखना होगा। पहला क्या है कि हमें एक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ करो कि जो भी कंटेंट बन रहा है उसके पीछे कोई ना कोई सिग्नेचर हो, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि कि मतलब ये जो कंटेंट है वो किसने बनाया है। दूसरा, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जवाबदेहिता होनी चाहिए। उसमें बेसिकली जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, उनके अंदर ही कुछ ऐसे इनबिल्ट टूल्स होने चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि जो कौन सा वीडियो है वो सच में असली वाला है और कौन सा वीडियो जो है वो सिंथेटिक एआई से जनरेट किया गया है। और तीसरा होता है लिटरेसी। देखो वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी अकेले कुछ ना कर पाए तो हमारे सिटीजन्स तो इतने इन्फॉर्म्ड हो कि वो कुछ करें, ठीक है। तो लिटरेसी होनी चाहिए कि आप सिटीजन्स को मैनिपुलेशन से बचा सको, ठीक है। उन्होंने बोला ईयू में भी एक, देखो अलग अलग देश जो होता है ना, अलग अलग समाज के हिसाब से रूल्स बनाते हैं। अब जैसे ईयू है, वहां पे आपको पता है यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे जो लोग हैं वहां पे वो पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बोला है कि जो भी कंटेंट एआई से बनेगा, जैसे अपने नोट्स के पीछे मैंने न्यूज नोट्स का वाटर मार्क लगा रखा था ना, वैसे ही आप देखोगे कि वहां पे कोई भी कंटेंट अगर एआई से बनेगा तो उसमें वाटर मार्किंग होगी कि वो एआई से बना है। यूएस जो है वो बीच का रास्ता अपनाता है, वो कुछ भी ज्यादा रेगुलेट नहीं करता, वो बेसिकली सेल्फ कंट्रोल पे जाता है कि लोग अपने आप इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। चाइना ने क्या करा है, चाइना ने तो बोल दिया अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाओगे एआई से तो आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इंडिया ना तो चाइना जैसा बनना चाहता है, ना ही हम पूरा यूएस जैसा कि हम कुछ भी लोगों के ऊपर छोड़ दें। हम बीच का रास्ता अपनाएंगे ईयू जैसा, पर इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे। हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, उन रेगुलेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ठीक है, और इंश्योर करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करें, ठीक है, लोगों में एक जिम्मेदारी आए इस एआई को लेके। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए और आपने इसे 3 लाइनों में इसको समझा दिया, अमेजिंग, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो बेसिकली अशोक गुलाटी जी ने लिखा है, और वो ये बता रहा है कि कैसे अगर इंडिया के, अगर हमें फार्मर को या हमें अपनी खेती बाड़ी को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसमें पल्सेस और ऑयल सीड्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो अपनी तिलहन होती है, अपनी दालें होती हैं, इनको उगाने से क्या क्या फायदे हैं। देखो अपने को, अपन ने शुरू से पढ़ा है कि जो दालें तिलहन वगैरह होती हैं, ये एक तो जमीन में जो अपनी मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन वगैरह ऐड करती है। अभी नाइट्रोजन क्या है, एक तरीके से हमारी सॉइल की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में आपको पता है ऑलरेडी इतना हमने उसको खराब कर दिया है कि अब वो उपजाऊ रही नहीं है। तो हमें उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, है ना। हम ऊपर से यूरिया और ये सारी चीजें डालते हैं, ठीक है। अब उससे क्या है, सॉइल का कंटेंट और ज्यादा खराब हो रहा है। तो ऐसी क्यों ना हम ऐसी फसलें उगाएं जो डायरेक्टली उसमें सॉइल में नाइट्रोजन खुद से ही डाल दें। तो उसमें आप देखोगे दाल और तिलहन दोनों ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। दूसरा, इनको उगाने से आप देखोगे जो इंडिया में न्यूट्रिशन की, प्रोटीन की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तीसरा, इनको उगाने में कम पानी लगता है एज कम्पेयर टू राइस और अपनी धान हो गई या फिर शुगर केन होगा, है ना, गेहूं, गन्ना वगैरह हो गया। तो ऑब्वियसली उसके परस्पेक्टिव से भी बेटर है, जहाँ पे हमें पता है कि हमारे आजकल पानी की इतनी कमी हो रही है। और तीसरा चीज, आपको पता है कि धान वगैरह उगाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, पराली जलाते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे तो ये इश्यूज भी नहीं है, तो प्रदूषण भी नहीं होगा। तो एक तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि कैसे तिलहन और दालें उगाने से, पल्सेस और ऑयलसीज उगाने से हमारी काफी सारी प्रॉब्लम या समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सडनली एग्रीकल्चर पे आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत पड़ी। एक्चुअली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है, उसका अभी अपन 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे अक्टूबर 16 को। और उसकी थीम क्या थी, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, कि कैसे हम हाथ से हाथ मिला के एक बढ़िया खाना और बढ़िया फ्यूचर दोनों इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आई वो आई थी रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। पुनर् अपन जब बोलते हैं ना किसी भी चीज का पुनर्जीवन कैसे दोगे, जो आज खेती बाड़ी हो रही है वो इतनी तरीके से खराब खेती बाड़ी है। रोज हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई इसमें केमिकल लगा के आपने किसी सब्जी को उगा दिया, इसमें इतने सारे आप देखोगे केमिकल्स आ रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है। तो है ना, ऊपर से आप देखोगे प्रदूषण अलग हो रहा है, पानी अलग गंदा हो रहा है, जमीन जो मिट्टी है वो अलग खराब हो रही है। तो इस वजह से तो हमारा पूरा सिस्टम ही खराब हो रहा है। तो अब हमें कैसे टाइप की एग्रीकल्चर की या खेती बाड़ी की जरूरत है, रीजेनरेटिव, एक ऐसी अप्रोच जिसमें हम सॉइल की, इंसानों की, एनिमल्स की, पौधों की, जैव विविधता की, क्लाइमेट की, सबकी हेल्थ को सुधारेंगे। खराब
कुछ भी नहीं होगा। वो ये बता रहे हैं कि इंडिया ने एक पूरी जर्नी ली। और आप ये छोड़ो, आपको पता है कि हमें जब मानव आया था, ठीक है, आपको पता है जब भी हम आए तो पहले 1 बिलियन, अभी पॉपुलेशन कितनी है पूरे विश्व की, 8 बिलियन है। तो 1 बिलियन जब पॉपुलेशन हुई थी तो उसको 3 लाख साल लग गए। फिर जब हम 1 बिलियन से 2 बिलियन पहुंचे तो हमें सिर्फ 123 साल लगे। ठीक है, और ये समय अब और कम होता चला गया। तो बेसिकली क्या है, मानव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, पर उस तेजी से बढ़ने की वजह से मानव क्या करता है, अपने आसपास की जो जमीन, लैंड, वाटर, सॉइल, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत तेजी से डिग्रेडेशन भी करता है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आप पूरे विश्व में देखोगे पृथ्वी पे, तो आपको पता है 70% तो पानी है हमारी पृथ्वी पे और 30% ही जमीनी हिस्सा है। ठीक है, उसमें से भी 30% में से भी 10% पे ही खेती हो सकती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 50% हिस्से में हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करोगे तो इंडिया, आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो तब हम क्या थे, हम बेसिकली PL 480 एक शिप आती थी, उससे यूएस से खाना मंगाते थे। और फिर हमारे यहाँ पे हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद नॉर्मन बोरलॉ, ये अपन ने धान और गेहूं की जो वैरायटी उगाई थी, उसके बाद आप देखोगे हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए और आज तो हम बेसिकली राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सारी चीजों के लिए हमने बहुत ज्यादा पानी यूज करा, इरिगेशन सिस्टम्स लगाए, हमने इनफैक्ट आप देखोगे फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव यूज करे, इतने इतने ज्यादा यूज कर लिए कि एक तो एमिशन हुए ग्रीन हाउस गैसेस के, और दूसरा हमारी सॉइल की परत खराब हो गई। ठीक है, तो अगर सॉइल में अगर बोलते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंटेंट 1% होना चाहिए, तो आज हमारे पास 0.3% से भी कम है। अब आप देखोगे कि इस पूरी चीज में, एग्रीकल्चर में, पल्सेस और सॉइल सीड्स इन सारी चीजों का सोल्यूशन सॉल्व कर सकती है। और यही चीज सरकार ने भी रियलाइज करी है, और इसलिए सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है आत्मनिर्भर बनने का, पल्सेस में। 2025 से 30 तक का है, और इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी हम पल्सेस उगाते हैं, अभी हम कितना पल्सेस उगा रहे हैं, 20, इधर देखो हम कितना पल्सेस उगा रहे हैं, 25 मिलियन टन। ठीक है, इसको बढ़ा के हमें 35 तक ले जाना है। ठीक है, तो अगले 5 सालों में कहाँ तक पहुंचना है हमें, 35 तक। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो अमिताभ कांत जी ने लिखा है। काफी अच्छा आर्टिकल है ये। बेसिकली उन्होंने लिखा है रिन्यूएबल, सॉरी, कैसे हमें सिटीज जो होती है उनको रिन्यू करने की जरूरत है। आप सभी को पता है कि ट्रम्प साहब ने अभी लगाते हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, H1B वीजा पे, कि और उन्होंने ये भी बोला है कि $1 लाख फीस लगेगी H1B वीजा के लिए। अब बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, रिसर्च साइंटिस्ट, बाहर जो लोग थे स्टार्टअप वगैरह कर रहे थे, अब वो सब बेसिकली इंडिया आएंगे। तो इंडिया इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकता है कि कैसे हम अपनी सिटीज को ढंग से बिल्ड करें। देखो, जब कोई अपन ने आगे भी क्या पढ़ा था, वो डंकी रूट पढ़ा था, तो वहां पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग बाहर नहीं जा रहे थे, एक एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ थी, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी। तो वो अगर लोगों को इंडिया में नहीं मिलेगी, तो आप देखोगे फिर से हम वही चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। फिर से हमारे पास लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो वहां पे ज्यादा पैसे देके वहीं पे रहना पसंद करेंगे। आपको ढंग का क्वालिटी हेल्थ केयर भी देना पड़ेगा, अच्छा पीने का, खाने पीने के लिए जल, रहने के लिए हवा, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी सिटीज अभी वर्ल्ड क्लास बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे दुनिया में, तो सबसे खराब टॉप 30 या टॉप 40 अगर आप सिटीज देखोगे, सबसे ज्यादा प्रदूषित, उसमें 60 से 70% तो सिटीज इंडिया की होती हैं। अभी इंडिया में अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि सारी जो सिटीज हैं या सारे जो अपने शहर हैं वो इक्वल तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि इंडिया में अभी 30% जो पॉपुलेशन है वो सिटीज में रह रही है, ठीक है, और कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, 67%, मतलब डबल। जितने लोग रह रहे हैं उससे डबल वो लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर शहर उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगभग 30% शहर ही इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप देखोगे बहुत कम सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो वहां पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फ्लडिंग, गार्बेज, आपने देखा होगा दिल्ली में ऐसे माउंटेन्स जैसे पहाड़ बन जाते हैं इस कचरे के, फिर उनको जला दिया जाता है, तो ये अलग प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, डस्ट वगैरह इतना उड़ता है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आज भी हमारे शहरों में क्या प्रॉब्लम है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है। ठीक है, इंदौर और भोपाल ने ये चीज को प्रॉपरली सॉल्व कर लिया है। हमारे यहाँ पे जैसे सपोज करो कि 1.5 मिलियन टन का, 1.5 लाख टन का वेस्ट निकलता है हर दिन, तो उसमें से आप हार्डली देखोगे 25% ही रिसाइकिल हो रहा है, तो बहुत कम रिसाइकलिंग हो रही है। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पानी की। आपको पता है कि कितनी सारी सिटीज में, जैसे चेन्नई हो गया, वहां पे तो डे जीरो सेलिब्रेट होगा कि वहां पे एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन कोई भी पानी निकलेगा ही नहीं आपके पीने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट इतना सारा लीकेज है कि हमारे जो पाइप से पानी वगैरह आता है घरों में, 40-50% पानी तो हमारा वहीं पे वेस्ट हो जाता है, वो लीकेज वगैरह की वजह से। हमारे यहाँ पे लोगों को सबको एक जैसा बिल आता है, भाई ऐसा क्यों?
जो ज्यादा पानी यूज कर रहा है उसको ज्यादा बिल आना चाहिए। तो पे एज यू यूज मॉडल होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। फिर वैसे ही आप देखोगे हमारे यहाँ होम्स की कमी है, अफोर्डेबल होम्स नहीं है हमारे यहाँ पे। सिंगापुर ने क्या करा, इस जो उनकी लैंड की समस्या थी उसको देखते हुए उन्होंने बिल्डिंग्स का साइज बढ़ा दिया, ठीक है, वर्टिकल डेवलपमेंट किया। इंडिया में प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, वर्टिकल भी हो रहा है और हैफिजड हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रांजिट ओरिएंटेड। ये शब्द बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड। मतलब आप जहां से भी, जैसे बस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इस तरीके से आपका सिटी का विकास होना चाहिए कि सब लोग इनसे ज्यादा दूर नहीं हो, ताकि ट्रांजिट के आसपास रहे, ताकि आपका आने जाने में और जो पैसा और फ्यूल जो खर्च होता है वो कम से कम हो, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स, आप जैसे इंदौर, भोपाल, सूरत, इन जैसे शहरों से सीख सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने शहरों को वाटर प्लस बनाया है, लीकेज की समस्या को दूर करा है, वेस्ट सेग्रीगेशन की समस्याओं को दूर करा है। इंडिया की अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं, तो अगर आप यूएस, यूके, जर्मनी, इन तीनों के अर्बन पॉपुलेशन को मिला लोगे ना, तो उससे ज्यादा हमारी अर्बन पॉपुलेशन, और अर्बन पॉपुलेशन और बढ़ने वाली है। अभी 30% है और ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक 50% जनता अर्बन एरियाज में रहेगी। तो इट्स हाई टाइम कि हम अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये दे, ताकि वो हाई पेइंग जॉब नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी इंडिया वापस आए, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है ईयू के ऊपर। कि मैंने आपको बता भी दिया वैसे थोड़ा थोड़ा कि कैसे ईयू जो है वो फंसा हुआ है। अभी यूएस ने क्या करा, रशिया पे सैंक्शन लगा दिया। फिर ईयू ने भी रशिया पे सैंक्शन लगाया, ये बोल के कि हम भी आपसे तेल नहीं खरीदेंगे। आपको पता है एक गैस पाइपलाइन है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में, कि एक गैस पाइपलाइन है जो रशिया से यूरोप में गैस सप्लाई करती है। उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम। ऐसी दो है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। अब क्योंकि ईयू ने मना कर दिया, रशिया से वो लोग तेल और गैस वगैरह नहीं लेंगे, तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है इसको बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, जब ईयू में तेल और गैस नहीं लोगे तो फिर कहीं और से लोगे, और अभी के लिए तो शॉर्टेज आ जाएगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा कि ईयू में रहना और महंगा हो जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है लंदन, पेरिस ये शहर कितने महंगे हैं, अब और महंगे हो जाएंगे। अब ये तो चलो एक समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि ईयू खुद आप देखोगे काफी स्ट्रिक्ट है पर्यावरण को लेके। तो उन्होंने, आपको पता ही होगा, एक नया रूल लाएंगे 2027 से, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। इस पे यूपीएससी प्रीमियम क्वेश्चन आ भी चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ईयू के अंदर तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप भाई एमिशन नहीं कर सकते, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी ताकि आप कम से कम कार्बन जो है हमारे पर्यावरण में डालो। तो अब इस टेक्नोलॉजी को लगाने में, जैसे सपोज करो कि पहले आपको टॉय बनाने में 1 रुपए लगते थे, लेकिन क्योंकि ईयू के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, है ना, कि अगर आपका कोई एमिशन होगा तो उसके लिए भी आपको वापस लेना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। इस वजह से अब जो वो टॉय का प्रोडक्शन है वो 10 रुपए में हो रहा है। तो लोग क्या करेंगे, लोग बेसिकली जो बाहर की कंपनीज है, इंडिया, चाइना वगैरह, जो आपको 1 रुपए में टॉय दे सकती है, वहां से मंगाएंगे। तो फिर तो ईयू में जो बैठे लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो ये चीज ना हो, इसलिए ईयू क्या लेके आया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म। इसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि जैसे रूल्स ईयू में हैं, वैसे ही रूल्स वाली कंट्री से या कंपनी से आप बाहर से अपना सामान इंपोर्ट कर सकते हो, आयात कर सकते हो। और अगर वो कंट्रीज वो ये रूल्स फॉलो नहीं करती, तो उनपे उतना टैरिफ लगा दिया जाएगा, ताकि वो बेसिकली उसी रेट पे सेल कर सके जिस रेट पे यहाँ के लोग सेल कर रहे हैं, ताकि वो एनवायरमेंट के रेगुलेशंस फॉलो कर सके। अभी नहीं आया है, 2026-27 के बाद से आएगा। प्रॉब्लम ये है कि इस वजह से भी सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले आप ऐसे ही आयात कर रहे थे छोटी कंट्रीज से जहां से आपको सस्ते में मिल रहा था। अब स्टील हो गया आपका, क्लोथिंग हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, सब महंगा हो जाएगा। तो ऑलरेडी एक तरफ आपकी महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपके खुद के रेगुलेशंस हैं। तो ईयू अब फंसा हुआ है कि कैसे कैसे हम बेसिकली इस पूरे चीज से निकले। तो ईयू क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है बाकी कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट्स करने की। तो जैसे आप देखोगे ईयू और इंडिया के भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की वार्तालाप चालू है। ये नेगोशिएशन 2007 तो 2005 से चल रही है, आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो ईयू के खुद बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए, जैसे अपन ने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक डिजिटल सर्विसेज एक्ट पढ़ा था, ठीक है। वैसे आप देखोगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म हो गया, है ना, उनके क्वालिटी को लेके इश्यूज हो गए, वो सारी चीजें। फिर दूसरा आप देखोगे कि ईयू जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के बारे में, और हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाके रहते हैं, तो उसमें जो वीजा वगैरह के इश्यूज आते हैं, तो वो इश्यूज के चक्कर में हमारे यहाँ से जो मैंगोज आते हैं ईयू में, तो उसमें तो सारा केमिकल होता है, तो ईयू वाले मना कर देते हैं। तो ऐसी सारी चीजों को लेके ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आज तक भी हो नहीं पाया है। पर ईयू हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है।
लगभग आप देखोगे इंडिया का जितना भी निर्यात होता है उसका 18% निर्यात सिर्फ ईयू के देशों में होता है। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले मुझे बताओ ये ईयू है क्या। मैं बार बार ये ईयू ईयू करे जा रही हूँ, मुझे अब रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि ईयू क्या है। देखो, आपको पता है कि ये यूरोप है और ये एशिया है ना। बीच में ये यूरल माउंटेन्स आती हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। अब यूरोप में बहुत सारे देश हैं, इनमें से ऐसे 27 देश हैं जिन्होंने मिलके एक क्या बनाया है, संगठन। जैसे इंडिया और 7 और देशों ने मिलके क्या बनाया, सार्क। 11 देशों ने मिलके क्या बनाया, आसियान। वैसे ही आप देखोगे यूरोप के कुछ 27 देश हैं, उन्होंने मिलके क्या बनाया, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेम मॉनेटरी पॉलिसी है ना, सेम फिस्कल पॉलिसी, सिमिलर तरीके का मार्केट। एक दूसरे से सामान लेंगे तो कोई उस पे मतलब ना टैक्स वैक्स नहीं लगता है, बाहर बेचेंगे तो सेम रेट पे बेचेंगे, ऐसे तरीके की पॉलिसीज इनकी आपस में चलती हैं। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका ईयू, इसके पहले की हम मतलब कंफ्यूज हो जाए। फिर एक यूएस चाइना की डील को लेके अभी भी वार्तालाप चल रही है, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। जब फाइनलाइज हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट आएगा, तब हम इसको देखेंगे। फिर आप देखोगे काफी फनी है ये, आई डोंट नो हाउ, बट ट्रम्प जो है ना वो बार बार ये बोलते हैं कि उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे शांति समझौते कराए हैं। देखो, हंसने चाहे हंसी एक जगह है, पर उन्होंने कराए तो हैं। इसराइल गाजा का युद्ध रुकवा दिया। वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध था, जो इतना आगे तक बढ़ चुका था, वो भी रुकवा दिया। और अब उन्होंने, क्योंकि वो आसियान समिट में गए हैं, तो उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया की भी दोस्ती करा दी। तो ये पता है आपको, थाईलैंड है और यहाँ पे कंबोडिया आता है। तो इनके ना बॉर्डर पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफी टाइम से, और अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैंने वो भी रुकवा दिया। तो ये नोबेल पीस प्राइज के एक अच्छे दावेदार है। ठीक है, फिर रशिया जो है ऑब्वियसली यूक्रेन के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है ही। अब वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स को भी बोल रहा है कि हम वो भी यूज करेंगे। काफी डेंजरस है, धमकी दे रहा है ऑब्वियसली, पता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा। ठीक है, अब एक ये चीज है कि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया में कैंपस खोलेंगी। ठीक है, आपको पता होगा हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, नई वाली, उसके अंदर बोला था, उसमें दोनों चीजें बोली गई थी कि कुछ टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज बाहर अपने कैंपस खोलेंगी, और बाहर जो टॉप 100 में रैंकिंग रखती है यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, वो बेसिकली इंडिया में आके अपना कैंपस खोल सकती हैं। यूजीसी ने उनको परमिशन दे दी थी, उसके लिए पहले रेगुलेशंस वगैरह भी आ गए थे। तो उसी को लेके वार्तालाप चल रही है कि कैसे यूके यूएस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अब जो इंडिया में अपना कैंपस खोलेंगी। इनफैक्ट आप देखोगे हुआ क्या था कि कोविड के जस्ट बाद बहुत सारे ये जो डिमांड होती है कि बाहर के देशों में जाके हमें पढ़ना है, हमें अच्छी जॉब लगेगी, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। लेकिन फिर से ये वीजा इश्यूज वगैरह आए हैं, तो उसके बाद फिर से ये जो डिमांड है बाहर जाके पढ़ने की थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल हमने देख ही लिया है। और अब हम चलेंगे अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो है कैंसर सेल्स के बारे में। इधर, ठीक है, कैंसर सेल्स के बारे में। अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें कैंसर सेल के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो। तो जिसका भी साइंस बैकग्राउंड है, बायोलॉजी बैकग्राउंड है ना, बीएससी वगैरह है, वो ये जरूर देख लेना। देखो होता क्या है कि ये बता रहा है कि कैसे एआई जो है वो आपकी मेडिकल क्षेत्र में भी हेल्प कर सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आईबीएम का एक वॉटसन करके टूल है, जो बेसिकली डॉक्टर्स को हेल्प करता है ना। वो डॉक्टर से भी तेज है, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह ले आता है और फिर आपको मतलब इजीली बता देता है कि डायग्नोसिस कर देता है। वैसे आप देखोगे गूगल डीप माइंड का एक एआई मॉडल है, उसको ट्रेन किया गया ताकि वो ये पता लगा सके कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बॉडी में बिहेव कैसे करते हैं, और अगर किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स हैं तो क्या आप कंफर्म कर पाओगे क्या। ठीक है, और इससे कैसे हमें कैंसर ट्रीटमेंट में सहायता मिल सकती है। आप सोचो एआई मॉडल से आप ये करवा रहे हो। इनफैक्ट आपको पता है ये एआई मॉडल के लिए कितने, अपन बोलते हैं जैसे अपन एक लाइन बनाते हैं, तो वो लाइन बनाने के लिए आपको एक्स और वाई वेरिएबल चाहिए होता है। वैसे ही आपने बचपन में सुना होगा कि आप प्लेन बनाते हो तो उसके लिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल। आपको पता है इस एआई मॉडल को बनाने के लिए आपको कितने पैरामीटर लगे हैं, 27 बिलियन। इतने पैरामीटर्स पे इस मॉडल को ट्रेन किया गया है, तब जाके वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि अच्छा किसी को कैंसर है या नहीं, या कैंसर सेल्स ऐसे बिहेव करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती है। और इस चीज को पहले तो एआई मॉडल ने किया, और फिर इस चीज को प्रैक्टिकली बायोलॉजी के टर्म्स में इसको कंफर्म करके देखा गया। तो आपके लिए इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या है। सबसे पहले तो जैसे चैट जीपीटी है, वो क्या होता है, एक एलएलएम है। एलएलएम का मतलब क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एक ऐसा मॉडल जो लार्ज है, जो काफी सारे आप देखोगे पैरामीटर्स पे बना होता है, और ये क्या होता है, सीखने का सीख भी सकता है।
मतलब आपने इसको डेटा सेट दिया, इसने वहां से इंफॉर्मेशन ली, लेकिन उसके बाद ये लर्न भी करता रहता है, ठीक है। जैसे आप चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हो, उसके बाद लिखते हो कुछ कुछ लिख के फिर वापस लिखते हो कि मैंने वो जो लिखा था उसको कन्वर्ट कर दो, तो उसको याद रहता है ना कि आपने 10 पॉइंट पहले भी क्या लिखा था। तो ऐसे मॉडल्स को हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो ऐसा ही आप देखोगे, जो गूगल ने एआई मॉडल यूज किया है वो भी एक एलएलएम मॉडल ही है, और उसके थ्रू वो लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैंसर सेल्स आखिर में बनते कैसे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, कैसे उनको ट्रीटमेंट में हम यूज मतलब कैसे हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना छोटा सा हमें पता होना चाहिए था। इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म होता है। पसंद आ रहा है तो प्लीज फीडबैक दीजिए, और अगर और भी कोई आप चाहते हो कि हम इसमें चेंजेस लेके आए तो हमें जरूर बताइएगा। पुराने न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और न्यू इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।